हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 के अमेंडमेंट्स डिस्कस किए थे। उस अमेंडमेंट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको कवर किया था हमने। इस वीडियो में विल कवर आगे के जो भी आपके अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट बी जो है, सॉरी पार्ट सी जो है आपका, दैट इज योर decision analysis. The name of part C is decision analysis. So there is a minor change, that is they have just changed the name of section C, that is from decision analysis they have changed the name to business decision analysis. रेस्ट उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस उन्होंने जो आपकी यूनिट है, जो सेक्शन है, उसका नाम चेंज किया है। पहले डिसीजन एनालिसिस था, अभी बिजनेस डिसीजन एनालिसिस। ओके, तो सेक्शन सी की बात हो गई। सेक्शन डी में आपका कोई भी चेंज नहीं है, इट इज एज इट इज। ओके, नाउ कम टू सेक्शन ई, दैट इज investment decisions. This is what you have studied, investment decisions. So they have also changed the name of it from investment decision, it is capital investment decision now. Okay, so इसके अंदर फिर भी उन्होंने दो टॉपिक्स ऐड किए हैं, दोनों प्रैक्टिकल हैं, तो इस वीडियो में हम वही दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक होता है, एक टर्म होती है कैपिटल रैशनिंग। अब कैपिटल रैशनिंग क्या होती है? देखो, कैपिटल रैशनिंग मीनिंग कैपिटल को बड़े ही ध्यान से यूज करना। अब आपके पास फंड है बट वो लिमिटेड है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, या तो आपको फंड बाहर से मिला नहीं, या आपके पास जो फंड है वो फ्यूचर अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए अपने पास रखना चाहते हो, तो सारा फंड यूज नहीं करना चाहते। तो जब आपके पास फंड जो है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है, तो उस केस में आपको रैशनिंग करनी पड़ती है। रैशनिंग मीनिंग जो ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज होती है आपको उसी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। जब आपके पास फंड अनलिमिटेड है, फंड बहुत सारा है, तो आप जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सब में इन्वेस्ट करना चाहोगे। बट जब आपके पास फंड कम है, ऑप्शंस ज्यादा है, तो आप जो अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो दैट इज कैपिटल रैशनिंग। ओके, देखो इधर, capital rationing refers to the situation where a company limits or restrict the amount of capital it invest in projects or new ventures, even though there may be opportunities available for there may be opportunities available that offer positive returns. चाहे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जो आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, बट क्योंकि आपके पास फंड लिमिटेड है किसी भी रीजन से, तो आप उसको सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज कैपिटल रैशनिंग। अब हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूनिट के अंदर दो मेथड पढ़े हैं ऑफ मेकिंग द इन डिसीजन लेने के। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक एनपीवी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट को हमें चूज करना है या नहीं करना है, एक हमने आईआरआर के बेसिस पे किया था। अब एक नया टॉपिक इसके अंदर उन्होंने ऐड किया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो उसको लेते हुए हम कैपिटल रैशनिंग कैसे करेंगे, वो अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखो, इट इज अ टूल विच इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज वर्थ परसुइंग। सो ये टूल हम किस लिए लेते हैं? डिसीजन के लिए ही लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, कि वेदर एक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है, वो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू ले सकते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कितना हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने पे हमें कितना मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक रेशो में निकालते हैं कि जितना हमने इन्वेस्ट करा उसका हमें कितना मिल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, लेट्स से a company is considering an investment in a new machine that cost 1 lakh. तो एक मशीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 lakh है। So that is initial investment. The company is expected to generate future cash flows of 1,20,000 in present value terms. So this is initial investment. अब they are expecting कि उनको 1,20,000 जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर ये ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने इन्वेस्ट किया कितना? 1 लाख। आपको मिल कितना रहा है? दैट इज योर एक्सपेक्टिंग, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1,20,000 आपको मिल जाएगा।
तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 दैट इज 1.2। इसका क्या मतलब होता है कि 1 रुपए के बदले आपको 1.2 मिल रहा है। आप अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1.2 टाइम्स जो है वो उसका मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमें ऑब्वियसली जितना हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमें मिल रहा है। तो ये क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। सिंस the PI is 1.2, this means the project will generate 1.2 times the investment or a 20% return on initial investment. Because the PI is greater than 1, the project is considered profitable and the company should invest in it. क्योंकि इसके अंदर आपको जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहोगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कैपिटल राशनिंग कैसे यूज होगी, कैसे करोगे, वो आप एक और क्वेश्चन हम करते हैं उसके थ्रू समझोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो सभी। Capital Investment Incorporation uses a 12% hurdle rate for all capital expenditure and has done the following analysis. So उनके पास 4 प्रोजेक्ट ऑप्शंस हैं, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख, 2,98,000, 2,48,000, 2,72,000। सो ये कितने हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एनुअल कैश इनफ्लोस कितना कितना होने वाला है ये दे रखा है आपको चारों सालों का, चारों प्रोजेक्ट का। नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीआई और आईआरआर तीनों कैलकुलेट देख करके दी हुई है इन्होंने। अब आपको इसके अंदर which project should capital investment incorporation undertake during the upcoming year if it has only 3 lakh of capital funds available। अब इनके पास फंड्स कितना अवेलेबल है, सिर्फ 3 लाख है, जबकि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे सारे प्रोजेक्ट में तो 2 लाख प्रोजेक्ट 1 में है, 2,98,000 है, तो ये तो 3 लाख से बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल राशनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 लाख ही है। अब 3 लाख हमें इन्वेस्ट करना है तो हम ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो हमें सबसे ज्यादा फायदा दे रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा हमें कौन सा प्रोजेक्ट दे रहा है, हम सबके बेसिस पे डिसीजन इसमें लेंगे। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं एनपीवी के बेसिस पे, चलो हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एनपीवी के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, डी में करना चाहिए, बिकॉज यही सबसे ज्यादा हमें क्या दे रहा है, हाई हाई क्या दे रहा है, एनपीवी दे रहा है। ठीक है, सेकेंड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसके बेसिस पे हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें करना चाहिए, सी में करना चाहिए। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे हमें किस पे करना चाहिए, 15 पे, दैट इज हमें डी में करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होता है। ठीक है, हम ए के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि ए में तो हमें नेगेटिव एनपीवी है, तो देर इज नो पॉइंट कि हमें एनपीवी में नेगेटिव में करना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 3 लाख का फंड हमारे पास अवेलेबल है। ए ऑप्शन है प्रोजेक्ट 3 में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्रोजेक्ट 3 हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पे सही है, हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट 3 के अंदर इन्वेस्ट, क्योंकि हमें उसके अंदर पीआई जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, दैट इज अगर हम 1 रुपए लगाएंगे तो 1 रुपए के बदले हमें 1.106 मिलेगा। बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट 3 एंड 4 में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, हमारे एनबीवी और आईआर के बेसिस पे 4 प्रोजेक्ट भी आता है, बट अगर हम दोनों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो कितना हो जाएगा, 2,48,000 प्लस 2,78,000, तो 3 लाख से बहुत ज्यादा हो सकता है, हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट 1 एक ऑप्शन है, प्रोजेक्ट 1 के अंदर तो हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है, बिसाइड्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी सबसे ही कम इसमें है, तो प्रोजेक्ट 1 में भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट डी, सॉरी ऑप्शन डी दिया है 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। 2, 3, 4 में हम कर तो देंगे, बट अगर तीनों को ऐड करोगे तो वो 3 लाख से बहुत ज्यादा है, तो वो हमारा क्या है, हमारे जितना रिस्ट्रिक्शन है उससे ज्यादा हो गया, तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आया आपको। पीआई क्या होता है, पीआई के अंदर हम देखते हैं हमने कितना पैसा लगाया और उसके बदले में हमें कितना मिल रहा है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज ओके टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अगर वो 1 से कम होता है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। या फिर कभी इसके अंदर आपसे कैपिटल राशनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड है, 4 प्रोजेक्ट के ऑप्शन है, तो आप कैसे करोगे, तो आप उस केस के अंदर आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, आप रैंकिंग दोगे एक एक प्रोजेक्ट को, जो सबसे हायर रैंकिंग पे, जिसका सबसे ज्यादा हायर पीआई होगा उसको फर्स्ट रैंकिंग मिलेगी, उसको प्रेफरेंस सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका एक और अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज अबाउट पीआई। चलो
अब एक नेक्स्ट टॉपिक और है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपने ऑलरेडी किया हुआ है कैपिटल बजटिंग के अंदर ही, कि 3 रिस्क एनालिसिस टेक्निक होती हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन एंड मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस भी आपने पढ़ा है, बट वो बहुत ही छोटा था, उसके अंदर आपको कुछ भी एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ थियोरेटिकली था। बट अभी इन्होंने इसके अंदर चेंज किया है, सेंसिटिविटी एनालिसिस में इन्होंने एग्जाम्पल और एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की है सेंसिटिविटी एनालिसिस को समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको भी पता है सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि सी, अब बिजनेस, इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो हम फ्यूचर की चीजों पे लेते हैं, कि आज हम 10 लाख इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर में हमें क्या प्रॉफिट होगा, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें इतना कैश इनफ्लो हो सकता है, इतना हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, इतना हमें उससे कॉस्ट ऑफ कैप, उतनी हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर पे। अब फ्यूचर जो क्या है वो तो डिपेंड करता है फ्यूचर कंडीशंस पे, तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है उसमें। तो रिस्क को ही हम देखने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, कि हमारे पास एनपीवी है। अब जितनी भी चीजें, जो भी वेरिएंट है हमारे, जो हम यूज करते हैं एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए, वो जो चाहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, या हमारा कैश इनफ्लोज हो, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, अगर वो सब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना इतना होगा फ्यूचर में हमारा, तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। मानो हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी उससे कुछ चेंज हो गया, तो हमारी एनपीवी पे कितना चेंज आएगा, हमारी एनपीवी कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द चेंजेस। तो जितने भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी एनपीवी, उसके लिए हमारी जो एनपीवी है वो कितनी सेंसिटिव है, वो हम चेक करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में। और इसमें क्या करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं कि अगर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो उसको, उससे हमारी हमारी जो, सॉरी नॉट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट हमारा अगर सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उससे हमारा एनपीवी कितनी सेंसिटिव है। एग्जाम्पल से देखो देखो समझ आएगा आपको। इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स। Since these are predictions, there is always uncertainty. Sensitivity analysis helps assess how sensitive a project outcome is to changes in these assumptions. So obviously जो भी हम NPV, IRR कैलकुलेट कर रहे हैं या PI कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्यूचर assumptions पे बेस्ड होती हैं। अब फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है। तो अगर वो जो अजम्पशंस हमने ली हैं, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आता है, तो उस चेंजेस की वजह से हमारा एनपीवी आईआरआर कितना सेंसिटिव है, वो चीज हम सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। बाय चेंजिंग वन वेरिएबल एट अ टाइम यू कैन सी हाउ मच इट अफेक्ट्स द प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी। हम एक बार में एक ही वेरिएबल को चेंज करेंगे। This gives a clear understanding of which factors are more crucial and where the risk lie. कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा क्रूशियल है ये हमें पता चलता है, ठीक है, जब हम एक एक को चेक करते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखो आप। Suppose a company is evaluating a project with the following assumptions. अब assumptions क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पता है 2 लाख है, एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको कितना एनुअल कैश इनफ्लो होने वाला है, 60,000 होने वाला है, डिस्काउंट रेट 10% है, ये सब assumptions है। द कंपनी कैलकुलेट्स द एनपीवी बेस्ड ऑन दीज आउटपुट इनपुट्स। अगर कंपनी इन सब इनपुट्स के बेसिस पे एनपीवी कैलकुलेट करेगी तो आई थिंक इट इज 27,000 अराउंड। Now in sensitivity analysis, what do we do in sensitivity analysis? We change the discount rate. अब ये जो एनपीवी मैं आपको बता रही हूँ 27,000 समथिंग, इट इज बेस्ड ऑन 10% ऑफ डिस्काउंट रेट। अभी अगर आप मानो कोई भी चेंज होता है इसके अंदर, 10% की जगह अगर ये 8% रह जाती है या 12% हो जाती है, तो उससे हमारी एनपीवी कितनी सेंसिटिव है, कितना चेंज आएगा देखो। इफ द डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस टू 12%, अगर 10 की जगह पे 12 हो गया, अब आप फैक्टर को ज्यादा नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो एनपीवी कम हो जाएगी। अगर डिस्काउंट रेट आपका डिक्रीजेस टू 8% तो आपकी एनपीवी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ऐसे ही अगर चेंजेस इन कैश इनफ्लोज है, अगर 5 लाख के अजम्पशन पे आपने किया है 60,000 फॉर 5 years, ओके, अगर ये 60 जगह 50 रह जाता है तो आपकी एनपीवी नेगेटिव भी हो सकती है, अगर ये 70 होगी तो एनपीवी भी ज्यादा हो जाएगी। तो दिस एनालिसिस हेल्प द कंपनी अंडरस्टैंड व्हिच फैक्टर्स आर मोर सेंसिटिव। इससे आप क्या करोगे, देखोगे कि जब आपने 10 की जगह 12 किया तो कितना चेंज आ रहा है, एनपीवी में 8 किया तो कितना चेंज आ रहा है। तो इससे आपको ये पता चलेगा इन दोनों के अंदर से, जैसे इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन सा वाला फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है, जिसके हल्का सा भी चेंज होने से आपकी एनपीवी चेंज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, जो भी हो रही है वो आपको पता
चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल इसके अंदर ऐड किया, सेंसिटिविटी एनालिसिस तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। So we'll continue rest of the discussion or rest of the amendments in the next class or next video. Okay.